नमस्कार, आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और 2 मई यानी रविवार को 5 राज्यों की जनता का फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको उन सभी राज्यों के नतीजों का ट्रेलर दिखा रहे हैं, क्योंकि जीत का दावा तो हर तरफ से हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर किसके दावे में दम कितना है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में आपको इसकी सबसे सटीक झलक देखने को मिलेगी। हमारी ये कवरेज बड़ी है, इसीलिए रात 9 बजे तक लगातार चलेगी। तो बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ और देखते रहिए महापोल। और इस महापोल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी इस वक्त जुड़ रहा है। जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही मानक जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई से जुड़ रहे हैं और साथ ही यूनियन मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे प्रतीक, ओवर टू यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि मेहमानों का आपने जिक्र किया, दिनेश वार्ष्णेय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अजय जी भी मौजूद हैं। अजय जी, मैं अभी कुछ देर पहले चर्चा को बस रख ही रहा था कि आपका एक आकलन क्या है जो महापोल है, जिसको कि हम महापोल कह रहे हैं, एग्जिट पोल के में तमाम सारे बातचीत करेंगे। एक फिगर आपकी 5 राज्यों पे क्या है और आप कहां पे अपने को रखते हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बहस को आगे बढ़ाऊं। अजय जी। पहले तो मैं सोच रहा था कि देखिए, अफसोस की बात है कि देश के सामने इतनी बड़ी आपदा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मोदी जी के पीआर मैनेजमेंट टीम ने जो है आप लोग को कह दिया कि आप देश के ध्यान भटकाने के लिए आप एग्जिट पोल का चर्चा शुरू करा दीजिए। मुझे तो आप देखिए, आप सब लोग जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, तो मैं सबको सम्मान देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि क्या स्थिति हो गई है कि 3000 लोग, 4000 लोग तो जो सरकारी आंकड़े हैं और उस पर किसी को विश्वास नहीं है। लाशें पड़ी हुई और हम जो है एग्जिट पोल कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दिए कि आप ध्यान भटकाए तो एग्जिट पोल शुरू कर दीजिए। पहले तो ये स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था। और इतनी बड़ी आपदा में हम लोग फिर से वही कर रहे हैं। हमको इस चीज की आपत्ति है, इस चीज की आपत्ति है कि टीवी चैनल्स ने तो जो है, क्योंकि ये इवेंट मैनेजमेंट वाली भारतीय जनता पार्टी की जो है पोल खोलना बहुत जरूरी है, लेकिन बस हम लोग ध्यान भटका रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं पहुंच रहा है, लगातार जो है आप देख रहे चारों तरफ आपके पास फोन कॉल आएंगे। और आप सब लोग समझदार लोग हैं, मैं मानता हूं कि आप, हो सकता है कि आपकी इच्छा विरोधी हो रहा है, ये देखिए देश के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए सचमुच में अफसोस की बात है। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि सभी टीवी चैनल के जो है एंकर से मालिक लोग को इस पर सोचनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। और जिस देश में नहीं, और एक सेकंड से मुझे कंप्लीट करने दीजिए, दुनिया भर चल रही है, बीबीसी से लेकर के सब लोग अभी जो सही सूचना उस पर दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई इस देश की जनता के लिए। अजय जी, अजय जी, आपत्ति है। अजय जी, खैर रखिए अजय जी, आपत्ति, आपको पूरा अधिकार है बोलने का, पूरा अधिकार है। और इस समय सारे लोग भारी मन से और सारे लोग सारी स्थितियों से, परिस्थितियों से वाकिफ हैं। नहीं वाकिफ है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए अजय जी, आप तो एक सेकंड, आज की बात नहीं है। आप बताइएगा कि अगर देश में लड़ाई में होता और आप एग्जिट पोल कराते, ये इससे बड़ा आप एक बात बताइए मुझे अजय जी, आप तो इस मुल्क में, अजय जी पहले बोलने दीजिए, आजादी के बाद इतनी बड़ी आपदा हुई है कि इस देश में आप बताइएगा कि लाखों लोग मर रहे हैं, रिश्तेदार लोग मर रहे हैं, दोस्त मर रहे हैं, चारों तरफ लाश पड़ी हुई है। और हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डिसाइड कर दिया कि जो है मोदी जी के पीआर मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड कर दी है कि आपदा के समय में जो है, आपदा में जो है अवसर खोजिए। अजय जी, नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। अजय जी सुनिए मेरी बात, सुनिए। दुखी हूं सर, मैं बहुत दुखी हूं। बहुत दुखी हैं, मुझे बहुत दुखी हैं, तो मुझे बताइएगा, मुझे जरूर बताइएगा। इस डिबेट के खत्म होने तक अगर आप इसमें बैठे हैं तब तक तो जरूर बता दीजिएगा कि इस मुल्क में आपने कितनी तैयारी कर ली थी कि अगर ऐसी आपदा आ जाएगी, और जब आप सरकार में थे तो आपने ऐसी आपदा आने के लिए कितनी तैयारियां कर रखी थी
कितने अस्पताल आपने बनवा लिए थे और इस मुल्क में आपने देखिए अजय जी, नाउ यू प्लीज लिसन मी, 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 दिस इज नॉट, नाउ यू प्लीज लिसन मी, नाउ यू प्लीज लिसन मी, you have to listen me, you have to listen me, you no you please, now you please have to listen, now you have to please listen, now you of course मांगूंगा, अजय जी, अजय जी, अगर रोटी खाल नहीं है तो इस देश से, इस मुल्क से माफी मांगिए। हमसे पूछोगे अजय जी, अगर अगर आपकी मोटी चमड़ी नहीं है ना और शर्म है और आंखों में शर्म है तो इस मुल्क से माफी मांग लीजिएगा, इस मुल्क से माफी मांगिएगा। बात मत करिए राजनीति की, और ना मुझे राजनीति के सबक दीजिए, ना मुझे राजनीति के सबक दीजिए, राजनीति के सबक मत दीजिए। आप भी इस मुल्क में रहे हैं, राजनीति के सबक मत दीजिए। और अगर शर्म है आपके अंदर, जरा सी भी शर्म है तो इस मुल्क से माफी मांग लीजिएगा। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, ये मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं। आप लोगों ने जिस जगह राजनीति को लाके खड़ा कर दिया, जिस जगह राजनीति को लाके खड़ा कर दिया, आपने कौन सा, क्यों सवाल का जवाब देते नहीं बना? सवाल का जवाब देते नहीं बना आपको, सवाल का जवाब देते नहीं बना, सवाल का जवाब क्यों? इमरजेंसी थी तो आपने कौन सी प्रिपरेशन कर ली थी? इस मुल्क में पीपी किट नहीं था, इस मुल्क में पीपी किट नहीं था। अजय जी, नो ये जवाब कौन देगा? ऑक्सीजन की कमी लाश की गिनती आप भी करेंगे, लाश की गिनती आप भी करेंगे, क्योंकि आपने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कैसे बन सकते जिम्मेदारी से? कैसे बन सकते हैं आप? कैसे बन सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। कार्यक्रम करते रहिए। हाँ, आपको शर्म नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई। क्या बात है। नाउ मैं दूसरे मेहमानों की तरफ रुख करता हूं, दूसरे मेहमानों की तरफ रुख करता हूं। दूसरे मेहमानों, बड़ी चिंता हो गई आपको, कितने अस्पताल और कितने एम्स खुलवा दिए आपने, और एम्स में कितनी सुविधाएं बनवा दी, इसका जवाब दीजिएगा इन 7 सालों से पहले का। और यह जानने का हक है, यह जानने का हक है, इस मुल्क को जानने का हक है। कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, जवाब दीजिएगा। जहां और आपने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दिए ना, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दिए और आपने एम्स खुलवा दिए ना। जी, मैंने तो जरूर भिजवाया। आपने तो बहुत, आपने तो इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया, आपने तो इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया सब जानते हैं। आपने, क्योंकि आप जो पूछूंगा हमारी जवाबदेही जफर, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा है, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा। नाउ मैं कांग्रेस से बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जरूर पूछा है। और आप अगर प्रोग्राम नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा, इससे पहले वाला प्रोग्राम देखिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता से क्या पूछा है, देखिएगा बीजेपी के प्रवक्ता से क्या पूछा है, और फिर बोलिएगा, देखिएगा, पूछेंगे। हाँ, देखिएगा जाके। अजय जी जाइए, देखिए। अब बहुत ज्यादा भाषण मत दीजिए, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हूं आपका। दिनेश वाशने साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी के प्रवक्ता का भी स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल तो बनता है, बिल्कुल बनता है। इस मुल्क में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हो, कोहराम मचा हो, तो इसमें बाकी कोई सवाल सब बेईमानी है, इसमें कहने में कोई नहीं। और इससे पहले की जो प्रवक्ता बैठी थी बीजेपी के प्रवक्ता सारंगी, उनसे मैंने पूछा, सामने सवाल पूछा, उनके पास जवाब नहीं था। और ये बनता है सवाल, क्यों नहीं बनेगा? ये बात रोष का नहीं है, गुस्से का नहीं है। उससे पूछे जिसका परिजन खड़े हैं बाहर अस्पताल के फुटपाथ पे और मरीज दम तोड़ देता है। तो ऐसे में ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता का लाजिमी है कि हम कैसे, कौन सा तुलना करें और कौन सा अनुमान के बारे में बात करें। अजय कुमार जी की बात सच है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन रोष दिखाने से, जिस तरह से अजय कुमार जी रोष दिखा रहे हैं, वो कोई समस्या का हल भी नहीं है।
और अगर समस्या का हल तब होता इस मुल्क ने जब प्रिपेयर किया होता अपने को अस्पतालों से और एजुकेशन सिस्टम से, तब अजय कुमार जी सीना तान के और ठोक के बोलते कि प्रतीक चुप रहो, तुम्हें पूछने का और बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि मुल्क को मैंने यहां खड़ा कर रखा है। नाउ प्लीज लिसन मी। ऑडियो डाउन, कांग्रेस के प्रवक्ता की ऑडियो डाउन, कांग्रेस के प्रवक्ता को ऑडियो डाउन। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है कि एक अनुमान जो जिस पे हम बैठे हैं उस पर कहां रखते हैं, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल पूछा उस पर भी जवाब देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि यू आर फेसिंग द क्वेश्चंस, रियल क्वेश्चंस। बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए प्रतीक जी, मुझे कोई दुश्वारी नहीं है, जो भी सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा, संजीदगी से दूंगा। एक डिसिप्लिन पार्टी से, डिसिप्लिन पार्टी का सोल्जर हूं, संजीदगी से जवाब दूंगा और बिल्कुल समझदारी के साथ जवाब दूंगा। देखिए, जो भी आज जो इलेक्शन के लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, इलेक्शन का रिजल्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कराना। आप जाके आर्टिकल 172, जरा मैं अजय जी को बोलता हूँ, डॉक्टर अजय को, कि आप आर्टिकल 172 का अच्छे से अध्ययन करिए और फिर कहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखाई है वो उसने गलत किया कि सही किया। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्रोटोकॉल दिया है इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये ममता बनर्जी की विफलता, और अगर उनकी विफलता है तो उसको स्वीकार आपको करना चाहिए, ना कि ठेकरा किसी और पे फोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल जो है, इलेक्शन होगा तो एग्जिट पोल आप भी बैठे हैं, आपके लिए भी है, आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और हम जब टीवी डिबेट में बैठे हैं तो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पे बात करेंगे। आपसे अगर मैं टीएमसी के बारे में पूछे तो आप कहेंगे भैया टीएमसी के बारे में बात करो। नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो मैं आपसे आज ये मुद्दा है कि हम ये बात अजय की ये गड़बड़ नहीं है, ये अजय की बात गलत नहीं है कि बड़ा भारी मन से ये बात कहनी पड़े। अजय की बात सही है और अजय इसमें गलत नहीं है। अजय अगर इस सवाल पूछते, लेकिन मुझे अजय की बात ये ज्यादा नहीं अच्छी लगी कि अजय जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि या तो इन्होंने इस देश को, इस मुल्क को बदल दिया था इन 7 सालों से पहले और ये मुल्क एकदम सही स्थिति में खड़ा हुआ था, तो मुझे तो इस पर आश्चर्य था। अजय एक बहुत अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ता है, लेकिन बस आश्चर्य इस बात पे हुआ और कोई बात नहीं। अजय ने सवाल तो सही पूछा, अजय के सवाल में कोई गलती नहीं थी। इस पे भी जवाब जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट। जब कंप्लीट करिए, जफर कंप्लीट। हाँ, मैं सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूँ कि देखिए, आज मैं इस बात से बिल्कुल आंखें नहीं चुरा सकता, न चुराना चाहता हूं, न चुराने हमारे जरा से भी ऐसी मंशा होगी। हम एक समाज में एक डिसिप्लिन पार्टी हमारी, हम लोगों की सेवा के लिए हैं। अगर आज महामारी है तो महामारी को हम उसके एकजुट होकर उसको लड़ने का काम करेंगे, ना कि कहीं ना कहीं तफरका पैदा करके अपने फायदे के काम करेंगे। आंकड़ों का खेल शुरू हो गया। जी जी जफर भाई, आंकड़े आना शुरू हो गए हैं और अनुमान आना शुरू हुआ। प्रीति हमारे साथ मौजूद है। प्रीति जी प्रतीक, और जो पहला एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, वो तो बता रहा है कि नो डाउट कि टीएमसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग अगर किसी पार्टी का परफॉर्मेंस है तो वो है बीजेपी, जिसने अपने आप को 2016 से एकदम उलट, ये कहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आखिर ये आंकड़ा बता क्या रहा है। दरअसल जो एग्जिट पोल पहला सामने आया है पश्चिम बंगाल पर, उसमें टीएमसी के लिए कहा जा रहा है कि जबरदस्त सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हाशिए पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। टीएमसी प्लस को 150 से 164 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है, वहीं बीजेपी को 109 प्लस 121, मतलब बीजेपी के सहयोगियों के साथ उसे इतनी सीटें मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो 14 से 25 सीटें इस एग्जिट पोल में सामने आ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये बात सही है कि बीजेपी ने टीएमसी को चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। उन्होंने 126 से 36 तक की सीटें दी है, लेकिन हाँ, यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। लेफ्ट की हालत बहुत पतली है, 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है इस एग्जिट पोल में। ये रिपब्लिक टीवी का एग्जिट पोल है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है। बीजेपी के लिए हाँ जरूर अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये 2 मई से कितना मैच करेंगे, कितना टैली करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रिपब्लिक टीवी का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस पार्टी को 6 से 9 सीटें दे रहा है।
तो अभी भी जो 2 एग्जिट पोल्स हमारे सामने प्रतीक आए हैं उसमें आज तक और रिपब्लिक का दोनों में कुछ फर्क लग रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी को बढ़त मिल रही है एक एग्जिट पोल में, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को बढ़त मिल रही है। लेकिन प्रीति एक बात बताइए कि थोड़ा सी जो फाइट जो है वो बहुत एकदम बहुत नजदीकी नहीं लग रही है आपको, अगर दोनों की तुलना करें? और बहुत रिपब्लिक की और बहुत ही नजदीक है। और मुझे लग रहा है कि अभी और जो एग्जिट पोल सामने आएंगे उससे और बहुत पिक्चर साफ होगी कि आखिर टीएमसी और बीजेपी कहां स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि टीएमसी को जिस कदर बीजेपी ने टफ फाइट दी थी वो एग्जिट पोल में नजर आ रही है। वो सरकार बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं ये अभी भी एक सवालिया निशान है। हाँ, साथ ही टीएमसी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा। क्या उसका असर रहा? क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि कोरोना के दौर में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है लगातार, मैंने देखा फेजेस में, चाहे महिला हो पुरुष हो बुजुर्ग वोटर हो, वो बड़ी तादाद में निकले। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, पहले भी बम्पर वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता रहा है। ऐसे में ये वाली बम्पर वोटिंग किस पार्टी के लिए सत्ता की चाबी होगी, ये अहम होगा प्रतीक। बिल्कुल आप कह रही हैं। मैं टीएमसी के प्रवक्ता मौजूद हैं, आप उनसे रिएक्शन लीजिए। पहला रिएक्शन टीएमसी के प्रवक्ता से। जी जायसवाल साहब। हाँ सर, एक बार सरकार बना रहे हैं, एक जगह सरकार नहीं बनाते दिख रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपके साथ साथ जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनको भी नमस्कार है और पूरे देश को नमस्कार है सर। और जहां तक है सर, हमारी संवेदना उस हर परिवार के साथ है जिन्होंने इस आपातकालीन स्थिति में अपने प्रियजनों को खोया है। एक बहुत दुखद समस्या है सर पूरे देश के ऊपर, और भगवान हमको इसका निवारण दे और रास्ता दिखाए। बहरहाल जो सर जो आप जो बता रहे हैं, जो नंबर्स जो आप दे रहे हैं सर, आप खुद ही बंगाल में काफी घूमे हैं और आपका तो सर खुद का एक आकलन है जो मैं विश्वास रखता हूं कि वो काफी सटीक बैठेगा। शायद एग्जिट पोल से ज्यादा अच्छा आप एग्जिट पोल खुद के कर देते, क्योंकि आपने बंगाल को हर कोने कोने में आप घूमे हैं और बंगाल को बहुत अच्छी तरीके से, करीब तरीके से आपने महसूस किया है। आपका भ्रमण है बंगाल के प्रति। और जैसा था बिल्कुल इस पर रिएक्शन होगा, जरूर होगी बात, लेकिन आपका रिएक्शन है। हाँ सर, ये नंबर्स हम रिपब्लिक तो सर खैर छोड़ दीजिए, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक है सर ये बहुत कम दिखा रहे हैं सर। हम 200 के पार हैं, 204 से 211 के बीच का आकलन हमारे पार्टी का खुद का जो हमारा जो रिसर्च है, जो एनालिसिस हमने करी है, ये हमको हुआ है। और बीजेपी वी विल कम टू यू ऑफ कोर्स। लेफ्ट के वासन साहब मौजूद हैं। वासन साहब स्वागत है आपका, और आपका रिएक्शन पहले ले लेते हैं। लेफ्ट का तो बहुत कम, 4 से 8 सीटें एक जगह। जी वासन साहब। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो जो डॉक्टर अजय कुमार ने बात कही है मैं उससे 100% सहमत हूँ। बड़े भारी मन से मैं इसमें बैठा हूँ। पहले तो मैं दिल्ली में था, आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, संस्थागत फेलियर है। और मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे, पर उन्हें कोरोना नहीं दिखा और ऑक्सीजन नहीं दिखी और हॉस्पिटल के बेड नहीं दिखे। और उनका साइंटिफिक एडवाइजर कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी। आप साइंटिफिक एडवाइजर हैं और आपको उम्मीद नहीं थी? पता नहीं कौन सा विज्ञान पढ़ के साइंटिफिक एडवाइजर बनाए जाते हैं इस सरकार में, समझ से बाहर है। इसलिए हमने UPA-1 में एक प्रपोजल मूट आउट कराया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर बनाइए। उससे डॉक्टरों की शॉर्टेज खत्म होगी, सीटें खत्म होंगी, बेड अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, सर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जी एक रिएक्शन दे दीजिए वार्ष्णेय जी। कहीं सरकार नहीं बनाने वाली, बहुत गलतफहमी में है। ये सिर्फ मैनिपुलेशन करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। अगर EVM को मैनिपुलेट करेंगे तब तो एक आध जगह आ जाएंगे, नहीं तो ये 5 राज्यों में इनकी सरकार कहीं नहीं आने वाली, लिखवा के रख लीजिए। और जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी जो है नूरा कुश्ती खेल रही है, खेला हुआ दोनों आपस में खेल रहे हैं। जैसे लेफ्ट को रोका जाए, लेफ्ट और कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें आएंगी, ये बिल्कुल गलत दिखा रहा है। हम इससे सहमत ही नहीं है। जी ऑफ कोर्स। मैं आपने जो कहा कि UPA-1 के समय में जो आपने एक जिला अस्पतालों को एक रिसर्च सेंटर बनाने की बात कही थी, उसका बात हालात क्या है, मैं कभी किसी समय जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थितियां ये हैं कि क्या कोई जाएगा, क्या कोई देखेगा। बहरहाल आज की चर्चा कुछ और है, हम उसी चर्चा पे रहेंगे। लेकिन प्रीति के पास चलेंगे, जो प्रीति ने एक आंकड़ा और दिखाने के लिए मौजूद है। जी प्रीति। प्रतीक, इस बार ये जो आंकड़ा है ये है टाइम्स नाउ का, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि टीएमसी एक बार फिर से
सत्ता में आ रही है, यानी ममता बनर्जी की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है। 158 सीटें जानकारी के मुताबिक टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल दे रहा है। साथ ही बीजेपी को 115 सीटें, यानी कि जबरदस्त चुनौती टीएमसी को मिली, लेकिन सत्ता से दूर। ये एग्जिट पोल है, असल नतीजे 2 मई शाम तक सामने आएंगे। वहीं कांग्रेस और प्लस जो है वो 19 पर, अन्य के खाते में लेफ्ट को तो वो गिन ही नहीं रहा है, लेफ्ट को कहीं है ही नहीं, ऐसा देखा जा रहा है टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन तीनों ही सर्वेस को हम देखें तो किसी ने भी टीएमसी को 200 प्लस सीटें नहीं दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2016 का प्रदर्शन टीएमसी नहीं दोहराने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। प्रतीक जी, पर प्रीति, लेकिन बीजेपी का भी तो नारा था कि 200 पार, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा, और टीएमसी को आपने अगर 3 बात जी जी, तो आपने जो 3 दिखाए उसमें 2 जगह तो टीएमसी सरकार बनते हुए दिखा रही है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय भाई मौजूद है। हाँ। अजय जी, आपका एक रिएक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं। अजय जी। प्रतीक एक तो प्रतीक जी, पहले तो मैं डॉक्टर अजय कुमार का भी आज तक का एक एग्जिट पोल सामने आ गया, वो भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ। पिछली बार जिस तरह के नतीजे थे, क्या उसी के आसपास है? बीजेपी प्लस को क्या इसमें सीट्स मिल रही है? 75 से 85। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए, बीजेपी के लिए आंकड़ा, कांग्रेस के 40 से 50, वहीं अन्य के लिए 1 से 4। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस यहां पर कुछ मजबूत जरूर दिख रही है, लेकिन वो मजबूती सत्ता की चाबी तक पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, जैसा कि हमने बिहार में देखा था कि साइलेंट वोटर महिलाएं निकल कर आई थी, और असम में खास तौर पर जितनी भी रैलियां और जितनी भी कवरेज हुई, आप भी वहां पर पहुंचे थे प्रतीक, ऐसा लग रहा था कि फैन फॉलोइंग प्रधानमंत्री मोदी की है। और क्या आप बताइएगा, ये जो सीट्स दिख रही हैं एग्जिट पोल में, क्या वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं? असम की जो आप दिखा रहे हैं वो स्थितियां, मुझे लगता है कि वहां तक वो चीजें ठीक हैं और सही बैठेंगी, लेकिन जो आपने टीएमसी वाला दिखाया वो क्लोज फाइट है, और वो क्लोज फाइट दिख रही है। लेकिन मैं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और वो कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे, डॉक्टर अजय जी बोलना चाहते हैं। जी जी, डॉक्टर अजय। देखिए, पहली बात है प्रतीक जी, मैं अनुरोध करूंगा कि मैं पहला एंकर आपको जिसने हमारा ऑडियो को बंद किया था, और जिस तरह से हमने पहली बार में, और मैं अफसोस है क्योंकि आप एक अच्छे एंकर है, एक मिनट एक अच्छे एंकर है, लेकिन जिस तरह से, हाँ, और जिस तरह से जो भाषा के जो, अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया था तो मैं क्षमा मांगूंगा जरूर, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा जिस तरह से जो भी होगा। लेकिन क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप एक सज्जन है और अच्छे आदमी है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए, जैसे दिनेश जी ने कहा था कि देखिए ये एग्जिट पोल है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रदर्शन बंगाल में भी अच्छे रहेंगे। असम के तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आपके पीटी जी ने बहुत सारी बातें कही, और मैं एक टीवी चैनल और सबको जो जिस तरह से हम लोग एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि हम बोल रहे हैं कि बीजेपी ने टफ फाइट दिया। ये नहीं कह रहे कि मान लीजिए टीएमसी के आंकड़े सही हो, तो ये नहीं कह रहे कि टीएमसी तीसरी बार जो एंटी करप्शन 15 साल में बहुत कम जो है, उड़ीसा छोड़ दीजिए, 2-3 जो मुख्यमंत्री ने उस तरह का जो प्रदर्शन किया है। तो पहले तो हमारा जो, आई थिंक हम लोग को निष्पक्ष होना जो है कम से कम दिखाई देना चाहिए, कम से कम दिखती ही वो मुझे जो नहीं लग रहा है। और ये अफसोस की बात है क्योंकि आप दोनों सज्जन अच्छे लोग हैं। जहां तक हमारे प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, और जो भी सरकार बनेगी वो लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थन से ही बनेगा। ये मेरा विश्वास। अजय जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा, जो लास्ट हमने अभी एग्जिट पोल का डिटेल दिया उसमें मैंने कहा, जो टाइम्स नाउ का था, मैंने उसमें कहा कि इस बार टीएमसी हैट्रिक करने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको बीजेपी बनाना चाह रही थी, वो फैक्टर नहीं काम किया, ये मैंने जिक्र किया। ठीक है, सॉरी प्रीति जी, मैं मिस कर गया। दूसरी बात है जबर भाई ठीक, सॉरी, गो अहेड जबर भाई। मैं आ जाऊं जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जी बिल्कुल आ जाएं, आपको आना है, और आप तो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आना ही होगा आपको। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रतीक जी और प्रीति जी के मुझे पूरा विश्वास है, आप बंगाल में रह के आए, मैं भी बंगाल में रह के आया हूं, पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बिल्कुल वहां परिवर्तन चाह रही है, तराई कर रही है वहां की सरकार से और वहां की नीतियों से, वहां के तोलाबाजी, कटबाजी, जितना तरह के भी लोग आप देखिए, जो गलत तरह की सरकार जो चलती है, जो पॉलिसी नीतियां जो होती है, वो सब दिख रही थी। ऐसे में वहां की जनता से जब आप बात कीजिएगा तो बड़े जनता में हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे हमने जितना भी बात किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है
हमारे जो फीडबैक है कि हमें बहुत प्रचंड बहुमत से वहां पर जीत दर्ज होगी, चाहे वो आसाम हो, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अजय अच्छे इंसान है, लेकिन उनको एक थोड़ा सा झटका मैं इस बातों से लगेगा जरूर कि कांग्रेस कहीं रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट जो वर्ड है वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि केरला में नहीं, जफर साहब इतना जफर साहब नहीं जफर साहब इतना जफर नहीं जफर साहब इतना दम्भ नहीं जफर साहब इतना दम्भ भी ठीक नहीं है, ये दम्भ भी ठीक नहीं है। आप कभी कहीं आपका दम्भ भी दिख जाता। नहीं इररिलेवेंट कैसे कह देंगे आप? नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप इररिलेवेंट कह देंगे? नहीं, किसी पॉलिटिकल मेन पॉलिटिकल पार्टी आप उसको इररिलेवेंट कह देंगे? बंगाल में मैं देख रहा हूं, लेकिन इररिलेवेंट मैं इस पर चर्चा करूंगा, मैं मौका आप ही को दूंगा जफर भाई, बोलने का आप ही को दूंगा कि आप इररिलेवेंट कह रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि ये क्यों कह रहे हैं आप। मैं प्रीति के बाद चलना चाहूंगा तमिलनाडु के कुछ आंकड़ों। तमिलनाडु का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। इस बार जबरदस्त जो नतीजे सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल में वो ये कि एआईएडीएमके प्लस को बहुत बेहतर सीटें नहीं मिल रही हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो ये कि पिछली बार वाला जो परफॉर्मेंस था वो नहीं दिख रहा है एआईएडीएमके का। वहीं दूसरी तरफ सत्ता बनती हुई जरूर दिख रही है डीएमके प्लस। देखिए डीएमके प्लस की 160 से 170, ये बहुत जबरदस्त। अभी जितने भी हमने एग्जिट पोल्स दिखाए हैं उनमें ये सबसे बढ़िया रिजल्ट डीएमके प्लस के लिए आ रहे हैं, 160 से 170 और अन्य के खाते में 4 से 6। और सबसे बड़ी बात कि एआईएडीएमके को पिछले बार 2016 में 134 सीटें मिली थी और यहां पर तो लग रहा है कि वो हाफ पर भी नहीं पहुंच पाई है। ये एक बहुत बड़ा झटका है एआईएडीएमके के लिए। प्रतीक जी बिल्कुल प्रीति, आप सही करें कि यह ऐसा पहला चुनाव है तमिलनाडु में जब दो बहुत महारथी नहीं हैं, यानी जयललिता और करुणानिधि, उसके बगैर ये चुनाव है। और ये जो चुनाव है उस पे सबकी निगाह भी थी इस बार कि क्या होता हो, क्योंकि एआईएडीएमके में चैलेंजेस भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं और शशिकला जरूर इस आंकड़ों पे उनकी नजर जरूर होगी, क्योंकि एआईएडीएमके में क्या हो सकता है इंटरनल पॉलिटिक्स में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन आपने जो दिखाए उस पर रिएक्शन सबसे पहले अजय जी का ही लेना चाहूंगा। डॉक्टर अजय, मेरी बात तो कंप्लीट। देखिए एक चीज है, एक मिनट पहले जफर भाई आ रहा हूं, जफर भाई आई विल कम टू यू ऑफकोर्स। मैं जफर भाई आऊंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अजय के पूरी बात कर लें फिर आता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रतीक जी इनकी सिर्फ जफर भाई और उनकी पार्टी की संस्कृति के बारे में एक टिप्पणी है कि जब ये 3 सीट थे तो हमने कभी नहीं कहा कि ये जो एकदम इसको मुक्त कर लेंगे, क्योंकि इनकी भाषा और जो राजनीति में कोई शालीनता नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। दूसरी बात है कि तमिलनाडु में जो एनडीए था सिर्फ एआईएडीएमके के ऊपर दोष क्यों ले रहे हैं? वो हमारे गृह मंत्री जी जो मुख्य प्रचारक है बीजेपी के, क्योंकि गृह मंत्री का तो काम हो नहीं पा रहा है, तो वो तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। तो एनडीए की बुरी तरह से मुंह खानी पड़ रही है। ये जरूर एक इस और आप देख लीजिए रिजल्ट और भी खराब होंगे एनडीए के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत, ये सिर्फ फांसीवादी विचार के लोग कर सकते हैं। और आप देख लीजिए असम में जफर भाई 2 तारीख के लिए इंतजार कीजिए, हम भी टीवी चैनल पर रहेंगे, प्रतीक जी भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। केरल और असम और सबके नतीजे जफर भाई नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। और प्रीति मुझे केरल का बताइएगा कि क्या है जरा केरल पे भी, सो दैट कि मैं डॉक्टर वार्ष्णेय के पास जा सकूं। जी जफर भाई एग्जिट पोल है। मैं कोई किसी भी पोलस्टर्स का, किसी भी एजेंसीज का के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और डॉक्टर अजय भी जो कह रहे हैं कि उन पे भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, और शालीनता कितनी उनकी पार्टी में वो सबको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं आज इस पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जमीन पे मेहनत करते हैं। हम ड्राइंग रूम वाली पॉलिटिक्स नहीं हमारी पार्टी में होता है, जमीन पे मेहनत करते हैं, घर घर तक जाते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों का मन जीतते हैं, और उसके बाद हम इलेक्शन में आते हैं। इसलिए मैं ये कहने से गुरेज नहीं करता हूं कि आपको देखिए मुझे 3 सीट से हमारे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने टोका नहीं था। 3 सीट से आज अभी अगर आप देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखा रहे हैं, 3 सीट से अगर कोई पार्टी में इतनी शक्ति है, क्षमता है कि 2019 के पोल में 18 सीटें आए और अभी 138 140 तक दिखा रहे हैं अलग अलग एजेंसीज, लेकिन कोई भी 115 से कम नहीं दिखाया है। तो उससे क्या समझ में आता है कि इस पार्टी के 3 सीट वहां पर जहां 50 साल तक किसी और की सरकार नहीं रही थी, वहां 3 सीट लाया और अब 150 सीट लाने के लिए आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है, हमारी पार्टी का विश्वास है कि हम 200 सीटें लेकर आएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और
प्रतीक जी भी रहेंगे। जफर भाई मैं जरूर आपके सवाल को जरूर, आपका सवाल जायज है जफर भाई, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि केरल के आरे में वहां जाना चाहूंगा, लेकिन अजय साहब बिल्कुल ये बात इस तरह से जरूर पूछी जानी चाहिए कि 10 साल ममता से, उससे पहले 34 साल लेफ्ट के, और उससे पहले आप पश्चिम बंगाल में थे, और अब स्थिति है 6 और 7। तो वो जो ये सवाल कह रहे थे, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप कहां खड़े हैं पश्चिम बंगाल में, ये बताइएगा, जरूर जानना चाहेंगे लोग कि आप पश्चिम बंगाल में कहां खड़े हैं, और किस लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस कहां है, कहां लड़ रही है, ये जरूर पूछेंगे। लेकिन प्रीति मुझे बताइए केरल के आंकड़े, दरअसल देखिए 140 सीटें और एलडीएफ यूडीएफ का क्या चमत्कार हुआ है ये देख लिया। रिपब्लिक टीवी का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए 1 से 4 पर सिमटती हुई, एलडीएफ के पास 72 से 80 और यूडीएफ के पास 58 से 64 सीटें मिल रही हैं। तो जो पिछली बार का परफॉर्मेंस था वो एलडीएफ का 91 सीटें था, यूडीएफ का 47। इस एग्जिट पोल में दोनों ही आसपास ही नजर आ रहे हैं। यूडीएफ की अगर मैं बात करूं तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हुई है। ये एग्जिट पोल है, असल नतीजे 2 मई को होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीएफ 72 से 80 सीटों पर आता हुआ नजर आ रहा है। प्रतीक जी 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 और केरल में बड़ा महत्वपूर्ण एक छोटा सा रिएक्शन भाषण जी का जरूर बनता है, और बाबुल सुप्रियो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रुक कर लेते हैं भाषण जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन केरल के अनुमानों पर। देखिए प्रतीक भाई, ये केरल का जो अनुमान है हम इससे भी सहमत नहीं है। हमारे हिसाब से हमारी किसी भी हालत में 86 सीटों से कम नहीं आएंगी, हम इससे सहमत नहीं है। और बीजेपी की जो एक है वो भी चली जाएगी, एक भी सीट नहीं जीतेंगे ये केरल में, तो ये भूल ही जाएं। तमिलनाडु में भी इनका एडिशन जो वो एआईएडीएम के साथ है, वहां भी ये एक सीट नहीं जीत सकते थे। वाशने जी मुझे तो लग रहा है, वाशने जी हालांकि वाशने जी मुझे तो लग रहा है कि हालांकि अनुमान ही है, बीजेपी की एक सीट नहीं आएगी, इस पर ज्यादा खुशी है आपको, और ये बताने में ज्यादा लग रहा है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर ज्यादा उत्सुकता नहीं लग रही है आपकी। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, ऑफकोर्स मैं रिएक्शन दूंगा, लेकिन बाबुल सुप्रियो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा केमन आजो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू सर? आई एम गुड, अच्छा हूं सर। अभी तो जो बहुत अच्छा लगा मुझे आके और सुन के, आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन परिस्थितियां देश में जो हैं उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं उस अनुमान से आप कहां तक अपने को इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये सही है और ये ट्रांसलेट होंगे 2 तारीख का जो परिणाम आएगा, असल परिणाम? बाबुल सुप्रियो। देखिए एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल ही होता है, उसका एक अलग महत्व है। लोग देखते हैं, आज टीवी के सामने लोग रहते हैं, जैसे अलग अलग एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, मैं भी उसे देख रहा हूं। लेकिन कई बार नहीं, बंगाल के लिए तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि एग्जिट पोल्स वाले कुछ भी दिखाए, 2 मई दीदी गई, ये तो कंफर्म है। और ये बंगाल में एक चीज़ आपको मैं शुरुआत में ही बोल दूं कि जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं इस बार चेंज के लिए, जो लोग वोट दे रहे हैं, असल परिवर्तन के लिए जो वोट दे रहे हैं, वो साइलेंट वोटर्स हैं। वो आपके जो भी सैंपल सर्वे हैं उसमें वो दीदी के अभी तक तो दीदी की ही पुलिस है, दीदी के गुंडे जो है वो तो उसी पुलिस के सहारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वायलेंस हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं तो बाबूदा, आप ये कह रहे हैं, मैं माफी चाह रहा हूँ, मुझे खत्म करने दीजिए। तो इसीलिए हमारे साइलेंट जो वोटर्स है वो कैमरा के सामने वाले टीएमसी कहें, असली रिजल्ट क्या होगा वो 2 तारीख को आपको दिखेगी। सर आप ये कह रहे हैं कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव में जो था वो ही आगे बढ़ा है, वही स्थिति आगे आई है न? ये जो विधानसभा चुनाव है वो उसी का एक्सटेंशन है और परिणाम भी उसी के एक्सटेंशन के तौर पे आएंगे। नथिंग हैज चेंज्ड इन बंगाल एज फार एज द वेव इज कंसर्न। दादा नहीं, बिल्कुल चेंज हुआ है। जो बंगाल में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो काफ़ी इस बार आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। एग्जिट पोल में मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो विविध तरीके का एग्जिट पोल्स का रिजल्ट आ रहा है, ये यही प्रूव करती है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक फाइट थी, एक मुश्किल फाइट थी, क्योंकि हमें सिर्फ एक बीजेपी सरकार
प्रतिष्ठा करने के लिए फाइट नहीं थी। ये फाइट डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए थी। ये फाइट लोगों के पैसे से लोगों का काम हो इसके लिए थी। ये फाइट जो ममता बनर्जी की क्रूरल्टी और उनकी सरकार की जो हमने दहशत देखी है पिछले 10 साल, इसके खिलाफ थी। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स है इस चुनाव में। उसलिए एग्जिट पोल में लोगों को पूछ के इसका नतीजा जिस पोल्स में हमारे फेवर में दिखा रहे उसको भी हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, जो हमारे अगेंस्ट में दिखा रहे उसको भी हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लोगों का मत क्या है वो हमें दिखा है, लोगों का ऊर्जा क्या है, लोगों की स्फूर्ति क्या है बीजेपी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या है वो हमने देखी है, और वो आपको 2 मई को दिखाई देगी। ये दीदी के लिए एग्जिट पोल है, यही बात। 2 दिन की खुशी है जहाँ पे टीएमसी को आगे दिखा रहे हैं, 2 दिन की खुशी वो जरूर मना ले, बट एग्जिट पोल की नतीजे एक्चुअली क्या है वो दीदी को भी मालूम है। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे ज्यादा दिखा रहे हैं उसमें भी हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, जहाँ कम दिखा रहे हैं वहाँ उसमें भी टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस है, उसका निश्चित तौर से कोई उसका आधार होगा, आपने अपने कैलकुलेशंस किए होंगे। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल था जिसको आप लेयर्स पे कह रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो गए हैं जिन्होंने चुनाव देखा है, तो जब शुरुआत हुई तो वहां पे पोलराइजेशन जैसी कोई स्थिति नजर आ रही थी। राम और जय श्री राम की बात हो रही थी। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि बंगाली और बहरी, ये भी एक लड़ाई दिखाई दी जिसको कि टीएमसी ने सामने रखा और टीएमसी ने इसको एलैबोरेट किया। और जय श्री राम की बात जो थे वो बीजेपी के खेमे से लगातार होती रही। तो जो जवाब आया बंगाली और बहरी वाला, वो लोगों ने कहा कि ये खास तौर से टीएमसी ने एक जोरदार जवाब दिया जो कि बीजेपी ने पहली बार फेस किया पैरेलल टू राम जय श्री राम के नारे के सामने। सुप्रियो, देखिए, जय श्री राम तो अपनी जो है जिसका जिस भगवान के लिए हमारे जो हिंदुइज्म जो है वो रिलीजन से ज़्यादा एक वे ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी किस तरीके से चलती आई है हज़ारों सालों से हमारे हिस्ट्री में, उसी का एक फ्लो है। हिंदुइज्म इज़ लाइक दैट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अब जिनको जय श्री राम बोलता है वो जय श्री राम कहें, जिनको अल्लाह अकबर कहना है वो कहें, किसी को हर हर महादेव कहना है तो वो कहें। हमें ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि दीदी जो है जय श्री राम से इतनी जो है ये जो हमेशा वो चिढ़ती रही है, इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से वो चिढ़ती आई है। जय श्री राम जिसको कहना है वो कहें। लोगों ने कहा कि आप वो चिढ़ती नहीं है, आपने चिढ़ाया उन्हें। लोगों ने कहा कि वो चिढ़ती नहीं है, आपने चिढ़ाया उन्हें। देखिए, ये लोगों की जो दीदी के खिलाफ जो गुस्सा है, जो हर तरीके से लोगों के ऊपर जो दहशत फैलाई गई है, जो लोगों को सरकारी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, जो हमने दीदी की मिस गवर्नेंस देखा है, जो क्रिमिनलाइजेशन देखा है पॉलिटिक्स का, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखा करप्शन का, इस सब के खिलाफ एक समझ लीजिए ये जय श्री राम एक क्या कहूँ, एक नारा का मतलब हो गया। टू गेट क्या कहूँ, टू गेट फ्रीडम, इस सारी चीज़ों से जो है छुटकारा मिलने के लिए एक आवाज़ बन गई। वो लोगों की आवाज़ थी। कैसे बीजेपी, कल आप आइए कोई नया नारा लेके आप चलाने की कोशिश करिए, जय श्री राम जैसे भगवान का नाम लेके कोई नारा क्या ऐसे चल जाता है। ये टीएमसी वाले जो कहना है उनको कहने दीजिए, बट तुष्टीकरण की राजनीति से लेके ये जय श्री राम को लेके गुस्सा होना और हर सिग्नल पे अपना ड्रेस चेंज करके अपना लिहाज जो है अपना कपड़े जो है बदल के कहीं पे जहाँ पे शिव मंदिर है वहाँ शिव जी के लिए प्रणाम, जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे ये सब एक मुख्यमंत्री करें और फिर दूसरे को पोलराइजेशन की बात करें, ये शोभा नहीं देती है। ये सिर्फ दीदी ने ही किया है और उसीलिए बंगाल की जनता जो है ये ढोंग से बाहर निकलना चाहती है और वो 2 तारीख को आपको वो दिख जाएगी। दादा, वो तो व्हील चेयर पे बैठी रही, वो कहाँ कपड़े बदलेंगे, वो तो व्हील चेयर पे ही नहीं, पूरा उन्होंने कैनवसिंग व्हील चेयर पे ही की। देखिए, वो अपनी मर्जी की बात है उनके। अब उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के 5 लड़के आए और उनके सेवरल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर आके उनके पैर में चोट पहुंचा के फिर सारे लेयर्स को तोड़ के बाहर भाग के चले गए, एक भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो एकदम झूठ साबित हुआ। सारे जो उनके खुद के ऑफिस नवान्नों से सेक्रेटरी से लेके जो चुनाव आयोग ने जो तहकीकात की है, सब में से यही आया कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक पोल थी, दरवाजा उन्होंने खोला और उतरते वक्त वो पोल में उनको लग गया था। अब उनकी मर्जी है कि वो किसी सिक्योरिटी पर्सनल को जो है 1 महीना तक
उनकी जो व्हीलचेयर है उनको पुश कराते रहें। उनको लगा कि सिक्योरिटी हमारे सिक्योरिटी जो रहते हैं उनका काम वही है कि वो अपना व्हीलचेयर जो है पुश करते रहें। अपनी अपनी मर्जी है, उनको वो दिखाना था, उनकी गलत तो आपको लगता है वो सिंपैथी के लिए किया गया? आपको लगता है कि किस चीज का अब चुनाव खत्म हो गए, सुप्रिया, चुनाव खत्म हो गए, सिंपैथी का लिए लगता है आपको? आप खड़े हो जाएंगे, आप कि एक दिन का वोटर्स जो इंतजार करिए, अभी खड़े हो जाएंगे। कल तक आपको ममता दीदी को आप खड़े हुए देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको रिहर्सल तो करना पड़ेगा। 2 तारीख को चल के जाना पड़ेगा राजभवन इस्तीफा देने के लिए। तो कल आप देखिएगा वो खड़ी हो जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह लेता हूँ। कल परसों में आप देखिएगा। ये पैर में हम लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन उसको इट्स नॉट द वे लाइफ कम्स टू यू इट्स हाउ यू डील विद इट। तो दीदी को ऐसा कोई चोट लगी नहीं थी, कोई मेडिकल तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, जिसके लिए दीदी को 1 हफ्ता रेस्ट लेने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 महीना व्हील चेयर पे रहे, ऐसे कोई पुष्टि आई नहीं थी। उससे उनको, वो उनकी मर्जी है, हम उस पर कोई बहस नहीं करेंगे। उनकी मर्जी है कि वो व्हील चेयर में बैठे, लेकिन उससे उनको सिंपैथी मिलेगी। ये अगर उनका ये धारणा रही है तो वो चूर होते हुए आपको 2 तारीख को दिख जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि वो कल या परसों पैरों पे खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी और पैर चलती हुई नजर आएंगी, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस जैसे तृणमूल कांग्रेस के आंकड़े जो है वो सो जाएंगे, दीदी खड़ी हो जाएगी। आप ये देख लेना, ये डायकोटोमी जो है आपको नजर आएगी। इतना ही कहूंगा, बाकी व्हीलचेयर को लेकर मैं इससे ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। हाँ, बोलिए। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल ये कि जो लास्ट के 3 फेज हुए, यार लास्ट सवाल है कि कोविड का एक विषय ऐसा था, कोविड को लेकर खास तौर से चर्चा देश भर में हो रही थी, तो ये जो लास्ट 3 फेजेस थे उसमें लगता है कि बीजेपी ने थोड़ा सा लूज किया है। ये अगर ये आंकड़े कहीं ट्रांसलेट हो रहे हैं तो ये बहुत गलत होगा। देश में जो कोविड के हम खतरनाक एक वापसी देख रहे हैं, उसके साथ चुनाव को किसी तरीके से जोड़ना। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कोविड के नंबर्स आप देखिए। दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोविड के नंबर्स आप देखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन पिछले 10 दिनों के दौरान हमें ऐसा कुछ देखने को मौका मिला कोविड के जरिए। जो उसकी हालात है वो बहुत खौफनाक थे, लेकिन उसके लिए हमारी केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बेस्ट किया जा सकता था वो कर रहे हैं। ये हम सबको ये बात मालूम है कितनी तेज़ी से ये जो म्यूटेंट वायरस के जो म्यूटेंट फॉर्म जो है वो कितनी तेज़ी से फैलेगी। ये किसी को मतलब मैं कहूँगा कि ये अगर कोई कहे कि हमें इसका अंदाज़ा था या हमें मालूम थी, तो वो शायद सही नहीं कह रहे हैं। सारे स्टेट्स, भले वो बीजेपी रूल हो या और भी स्टेट्स हो, ज़्यादातर स्टेट्स में जो है लास्ट ईयर जो कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, वो जनवरी में ऐसा सोचा गया था कि शायद हम उसके ऊपर जो है काबू पा लिए हैं और ये हालत वापस आएगी नहीं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द ब्लेम गेम और लेट्स नॉट कनेक्ट इट विद पॉलिटिक्स। मैं ये कहूँगा कि कोविड एक अलग मुद्दा है, ये बंगाल को दीदी से छुटकारा दिलाना एक अलग मुद्दा है। दोनों के मुद्दे में लोग अपने अपनी जगह पे बहस हो रही है। ये चुनाव डेमोक्रेसी का ये एक सेलिब्रेशन रहा है, जिसका असली नतीजा जो है वो आपको 2 तारीख को दिखेगी एग्जिट टीएमसी के जरिए, एग्जिट दीदी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। और रुक करेंगे सीधे हमारे सहयोगी अमित के पास, जो कि बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अमित दा, केमन आचो, कैसे हैं, कहाँ हैं मौजूद इस समय? देखिए, भालो आची प्रतीक, और इस वक्त मैं कोलकाता में ही मौजूद हूँ। और कोलकाता में आज चुनाव थे और जिस तरीके से हमने बीते 7 चरणों में देखा, जहाँ हिंसा जिस तरीके से हुआ था बीते 7 चरणों में, ठीक वैसी ही तस्वीर आज कई जगहों से कोलकाता में दिखा है। और ख़ास बात यह है प्रतीक कि सेंट्रल एवेन्यू जैसे पॉश इलाके में, जिसके ठीक बगल में बड़ा बाजार है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल के काफ़ी ज़्यादा उद्योगपतियों का ऑफिस है, वहाँ पर बमबाजी हुई। हालांकि 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को आज डिप्यूट किया गया था। इसके बावजूद जो है हिंसा बेलेघाटा में देखने को मिला, सेंट्रल एवेन्यू में देखने को मिला, बेलगछिया के कुछ जगहों पर दिखा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। जिस तरीके से बीते 7 चरणों में दिखा था, उसी तरीके से आज भी दिखा। अब आते हैं मुद्दों पर प्रतीक।
23 जनवरी को दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन जो जय श्री राम को लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की थी, कहीं ना कहीं शुरुआत के 5 फेज तक जय श्री राम को लेकर बीजेपी भुनाती रही, बीजेपी उसको लोगों के बीच में लेकर जाती रही। और उसी दौरान ममता बनर्जी के तरफ से बाहरी गोतों का, बाहर के लोगों का भी मुद्दा उठाया गया और कहीं ना कहीं उसी मुद्दे की वजह से मुकुल रॉय को भी चुनाव लड़ना पड़ा कृष्णानगर उत्तर से, और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, बाबुल सुप्रियो को आकर टॉलीगंज से चुनाव लड़ना पड़ा। जितने भी बड़े दिग्गज थे बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनावी और आखिरी 3 चरणों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया, जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ने लगे, हजारों की तादाद में कोलकाता के अस्पतालों में बेड की कमी, ये कहीं ना कहीं 3 चरणों में ये भी लोगों के जहन में था। जी प्रतीक। राइट, तो बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल ठीक है और यही सवाल मैं जानना भी चाह रहा था कि लास्ट के जो 3 फेज हुए हैं उसमें कोरोना कितना बड़ा मुद्दा था पश्चिम बंगाल में, जहां तक सवाल था। लेकिन हम सीधे प्रीति रघुनंदन के पास रुक करेंगे क्योंकि वो आंकड़ों के साथ मौजूद है, क्योंकि चुनाव और आंकड़े दोनों एकदम समान होते हैं, वही सब कुछ खेल भी होता है और प्रीति उसमें सबसे अच्छी तरह से समझा सकती है इस वक्त। प्रीति। प्रतीक, सच तो ये है कि बाबुल सुप्रियो जिन बातों को ये बता रहे थे उसमें एक बात जो साफ हो रही है, वो कह रहे हैं कि दीदी की एग्जिट होगी, लेकिन एग्जिट पोल में तो तस्वीर बिल्कुल उलट साबित हो रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो खुश हो सकती है इस आंकड़े को देखकर, लेकिन हार तो हार होती है। सबसे पहले टाइम्स नाउ का वेस्ट बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें टीएमसी को 158 यानी बहुमत के लिए चाहिए 147 सीटें मिल रही है, टीएमसी को 158। वहीं दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग बीजेपी का परफॉर्मेंस है लेकिन सत्ता से दूर है। ये एग्जिट पोल के नतीजे 2 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में तो इस बार लग रहा है कि एक बार फिर से टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनने जा रही है। बीजेपी के पास 138 से बेहतर परफॉर्मेंस है, 138 से कुछ आगे तक का आंकड़ा है। ये देखिए, ये जो आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है, ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही ये मैं रिपब्लिक का दिखा रही हूँ, रिपब्लिक में सरकार बनती हुई दिख रही है बीजेपी के 138 से 144 सीटें और टीएमसी की 126 से 136, यानी रिपब्लिक टीवी नहीं बनाने दे रहा है इस वक्त एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार। वहीं कांग्रेस के पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं वेस्ट बंगाल में बना है, 6 से 9 सीटें और अन्य के पास 4 से 8। तो लगातार एग्जिट पोल पर ये बड़ी कवरेज आप देखते रहेंगे। एक ब्रेक के हम लिए रुक रहे हैं और जल्द लौटेंगे कुछ और आंकड़ों के साथ ही बात करेंगे केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम की भी।